बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुस्ला मलिक। नाज़रीन, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें गिर रही हैं, जिससे पाकिस्तानी ये उम्मीद लगा बैठे हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें बहुत बढ़ चुकी थी शायद वापस आ जाएं। अगरचे वो सोमवार के रोज़ इस बात का पता चलेगा और वाज़े तौर पर यह अंदाज़ा लगाया जा सकेगा कि इस वक्त जो खाम तेल की कीमतें गिर रही हैं वो क्या मुसलसल गिरती हैं या रुक जाती हैं। उसके बाद फिर हुकूमत पाकिस्तान पाकिस्तानी अवाम को क्या रिलीफ देती है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान बार बार ये बात कहती रही है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे की वजह से पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा करना पड़ा है। मुल्क की मैशत की बहाली के दावे किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि मुल्क की मैशत बेहतर हो रही है, महंगाई को कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन साथ साथ एक नया वायरस, अफ्रीकी वायरस कोरोना के हवाले से ओमाइक्रॉन भी इस वक्त दुनिया के अंदर खतरे की घंटी बजा रहा है। क्या पाकिस्तानी मईशत को मजीद खतरात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि माजी में भी हुकूमत ने कहा कि कोरोना वायरस फैलने की वजह से पाकिस्तान में मईशत को शदीद धचका लगा, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत इस मईशत को संभालने में कामयाब हुई है। दूसरी तरफ हुकूमत के नाकदीन हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये हुकूमत कर्जे पर कर्जे लिए जा रही है और इस वक्त मुल्क की तारीख का सबसे ज्यादा कर्जा 127 अरब डॉलर तक ये हुकूमत पहुंचा चुकी है। पीपल्स पार्टी के दौर में कर्जा 61 अरब डॉलर था और मुस्लिम लीग नून ने जब हुकूमत पीटीआई के हवाले की तो उस वक्त कर्जा पाकिस्तान पर 95 अरब डॉलर था। गोया ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की पूरी तारीख में इतने कर्जे नहीं लिए गए जितना मौजूदा हुकूमत ने 3 सालों में लिए हैं। अगरचे हुकूमत ये समझती है कि इन कर्जों की जो शरह जो है जो बयान की जा रही है वह दुरुस्त नहीं है। फिर कर्जों की मद में जो सूद हुकूमत को वापस करना पड़ा वो भी हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज था। लेकिन अगर एदाद और शुमार को सामने रखें तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हर रोज़ 5 अरब रुपए का कर्जा रोज़ाना लिया जाता था, जबकि नवाज लीग हर रोज़ 8 अरब रुपए का कर्जा ले रही थी। मौजूदा हुकूमत हर रोज़ 17 अरब रुपए का कर्जा ले रही है और मैशत काबू में नहीं आ रही, लेकिन हुकूमत दावेदार है कि इस वक्त मैशत काबू में आ चुकी है। महंगाई का तूफान जिसके हवाले से भी हुकूमत खुशखबरियाँ तो सुना रही है, लेकिन बाज़ ऐसी अशिया हैं जिनकी कीमतें अब भी हुकूमत के कंट्रोल में नहीं हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि फसलें पाकिस्तान के अंदर इस साल बेहतर होंगी तो शायद खुर्द-नोश की कीमतें कम हो सकती हैं, मगर कैसे, ये हर पाकिस्तानी पूछ रहा है। लेकिन हुकूमत कहती है कि महंगाई में कमी आने वाले दिनों में हो सकती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अगर कम होती हैं तो उसके नतीजे में भी महंगाई में कुछ कमी ज़रूर आ सकती है। लेकिन फिर साथ साथ ये खबरें भी हैं कि IMF के साथ एक नया मुआहदा होने जा रहा है, जिसके बाद महंगाई का एक नया तूफान आ सकता है। इस सारी सूरत पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे तर्जमान वज़ारत ख़ज़ाना जनाब मुज़म्मल असलम साहब। हमारे इक़्तिसादियात हैं, उनसे पूछेंगे कि मुल्क की मैशत कैसे बेहतर होगी और ख़ास तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होंगी तो कब होंगी। और इसके साथ साथ बात करेंगे कोरोना इस वायरस के, अफ्रीकी वायरस के हवाले से कि ये पाकिस्तान में अगर फैलता है तो उसको रोकने के लिए क्या इकदाम किए जाने चाहिए। पाकिस्तानी हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि उन अफ्रीकी ममालिक से जहाँ इस कोरोना वायरस के मरीज़ पाए गए हैं वहाँ से पाकिस्तान बराह रास्त या कोई भी किसी और रास्ते से पाकिस्तान ये ममालिक से लोग पाकिस्तान नहीं आएंगे। सफरी पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं, लेकिन इसके साथ साथ पूरे मुल्क के अंदर वैक्सीन करवाना एक बड़ा ज़रूरी हो गया है और साथ साथ जो मुल्क से बाहर से लोग आएंगे उनका दोबारा से टेस्ट और उनका क्वारंटाइन करना भी अब एक बड़ा लाजमी करार पाएगा। उस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे मुल्क के मारूफ माहिर तिब जनाब डॉक्टर जावेद अकरम साहब। एक ब्रेक से वापस आते हैं, मुज़म्मल असलम साहब से पूछेंगे कि पाकिस्तानी कब खुशखबरी सुनेंगे पेट्रोलियम मसनूआत में कमी की। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। हमारे साथ मौजूद है तर्जमान वज़ारत ख़ज़ाना जनाब मुज़म्मल असलम साहब, हमारे इक़्तिसादियात हैं। मुज़म्मल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। ये बताइएगा कि इस वक्त जो आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है, क्या इसका फ़ायदा पाकिस्तानियों को भी होगा? देखें, ये तो अभी पहला स्टेज, वो तो अभी बात की बात है। हमने तो महंगाई में भी जो है पाकिस्तानियों को फायदा पहुंचा दिया और अपने टैक्सेस छोड़ दिए 50 रुपए लीटर। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जब आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ी हो तो हमने अवाम को मफाद रखा सामने, तो गिरते हुए क्यों नहीं रखेंगे। तो इंशाल्लाह ताला आप जो हैं हमसे उम्मीद रखें अच्छे की,
और दूसरी बात ये कि ये कल के दिन गिरी है 12%, और ये गिरी है यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट में। सऊदी अरब और जो है गल्फ ममालिक से जहां से हम दरामद करते हैं, वो आपको पता है कि जुम्मा और हफ्ता वहाँ छुट्टी होती है, तो उनका बाजार अभी कल खुलेगा। फिर उसके बाद उनका रेट भी जैसे आलमी मार्केट में घिरा है उसके हिसाब से कुछ उतार चढ़ाव होगा। फिर पाकिस्तान से कंपनियां राब्ता करेंगी, पाकिस्तान से हम उनसे सौदे करेंगे। वो जब सौदे हो जाएंगे उसके तनाफुस से जो कीमत बनेगी। और साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि 50 रुपए लीटर इस वक्त हुकूमत का जो टैक्स था, जो बजट किया हुआ था हमने, तनख्वाहों में देना है, सूबों को देना है, दिफाई अखराजात सूद की मद में, वो जो है इस वक्त हमने छोड़ा हुआ था, तो उसमें भी कुछ हमें रिकवरी करनी है। तो ये तमाम चीजें जो है जब हमने बढ़ती बाजार में ख्याल रखा, तो नीचे भी इंशाल्लाह ताला जितना हो सकेगा हमारे पॉसिबल, ताकि बजट भी बैलेंस हो जाए, हम जरूर करेंगे। लेकिन एक अमूमी तासर ये पाया जाता है, कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अगर कम भी होंगी आलमी सतह पर, तो हुकूमत शायद इतना रिलीफ न दे। जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि टैक्सेस की मद में जो छूट दी गई है वो शायद वापस न ली जाए, इस बात का इम्कान है? देखिए जी, बात सीधी सी ये कि हमने 600 अरब रुपए पेट्रोलियम लेवी में कमाना था, पिछले साल हमने 500 कमाया। तो वो हमने उसको जब बजट बनाया तो उसके हिसाब से जो है वो आमदनी को डाला, तब बजट बना। तो उसको ऑलरेडी हम कम कर चुके हुए हैं काफी हद तक, और उसकी वजह ये थी कि हमारी टैक्स में आमदनी अच्छी हुई थी। लेकिन अब अगर आप ये कहें कि जी वो जिंदगी भर के लिए वो खाते से निकाल दे, तो ऐसा नहीं हो सकता मलिक साहब। और ये आपको भी पता है कि आमदनी के साथ ही अखराजात जुड़े हुए हैं, हर चीज। तो ये अब देखते हैं कि ये तो पहले ये कितना पायदार है, ये गिरना कितने दिन है। अगर ये अल्लाह करे ऐसे ही रहा, तो हुकूमत इंशाल्लाह ताला दोनों काम करेगी, अपने भी टैक्स पूरे करेगी और आवाम को भी रिलीफ देगी जितना हो सके। लेकिन जिस तरीके से एक अफ्रीकी एक वायरस की बात की जा रही है, ओमाइक्रॉन की बात की जा रही है कि वो वायरस फैल रहा है, एक वो भी इफेक्ट हुआ है आलमी सतह पर। इस वक्त जो स्टॉक मार्केट्स हैं उन पर उसके असरात हैं, फिर साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर भी उसके असरात पड़ सकते हैं। तो पाकिस्तान के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज होगा? देखें, पहली बात तो ये कि हमारी इस वक्त जो माशी सरगर्मियां हैं, वो आलमी सरगर्मियों में, अगर जैसे आप छोटी सी मिसाल ले लें कि हमारे मुल्क में तफरी और सैर व सयाहत से जो है ना हमारे मुल्क की आमदनी ऐसी खास नहीं है। तो जो ममालिक जिनका वो चक्कर है सफरी मामलात, वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। फिर दूसरे नंबर पे वो ममालिक जिनकी जो है बरामदात वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। आपने देखा कोरोना के दिनों में, क्योंकि हम नेट इंपोर्टिंग कंट्री, यानी हम दरामद ज़्यादा करते हैं, बरामद कम करते थे, तो जो आलमी सतह में कीमतें नीचे आई उसका हमें बड़ा फ़ायदा भी हुआ। तो वही कल हमने एक सारे हम जो है जैसे T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जिस तरह जीतता रहा, एकदम हमारी जो है एक खुशी की लहर दौड़ी है। कल एक ये जो है, हालांकि अफसोसनाक खबर है, लेकिन उससे जिस तरह तेल की कीमत नीचे आई है और कुछ और चीज़ों की भी कीमतें, सुने कोयला भी नीचे आया है, जी। तो वो उससे हमें एक मच नीडेड रिलीफ भी चाहिए था। और बहुत बुरा है ये कहना कि जी वो कोरोना की वजह से हुआ है, लेकिन ये रियलिटी भी है, क्योंकि हमारी मईशत जो है, और ख़ास तौर पे हुकूमत बहुत सफ़र कर रही थी, क्योंकि आपने देखा रुपए पे भी प्रेशर पड़ा, फिर उसके बाद कीमतों में भी जो बाहर से दरामद हो रही थी उस पर भी प्रेशर पड़ा, आम आदमी पे भी प्रेशर पड़ा, फिर हमें टैक्स भी छोड़ना पड़ा। तो ये जो है कुछ बेहतरी हो जाएगी, तो हमारी माशी सरगर्मियां जो है दुनिया के मुकाबले में, आपने देखा था कोरोना में सब मनफी ग्रोथ दी और हमने 4% दे दी थी। तो हमारी ग्रोथ पे इसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, मेरा अपना ख्याल है। लेकिन महंगाई नहीं रुक रही मुजम्मल साहब। खासतौर पर यह भी कुछ खबरें हैं कि IMF के साथ कोई नया मुआहदा हुकूमत करने जा रही है, जिसके नतीजे में महंगाई का एक नया तूफान आ सकता है। अशिया खुदनोश की कीमतें बढ़ना, अशिया ज़रूरत की कीमतें बढ़ना, हुकूमत ये कंट्रोल कर नहीं पाई। अगरचे हुकूमत दावेदार है कि महंगाई कंट्रोल हुई है, लेकिन आम आदमी के लिए तो महंगाई उसी तरीके से मौजूद है। देखें मलिक साहब, इसमें भी ना थोड़ा सा हमें महंगाई एक हर एक ऐसा वर्ड है जिसको हमें तोड़ के देखना चाहिए कि क्या महंगाई अब कहाँ से आ रही है और किधर से महंगाई हो रही है, और अब जो महंगाई आ रही है उसका आम आदमी से ताल्लुक है या अमीर लोगों से ताल्लुक है। देखें, जो अभी पिछले 1 साल में हमने देखा था, खाने पीने की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया था। जैसे गंदम की कीमत में भी इजाफा हुआ था, चीनी की कीमत में भी इजाफा हुआ था। अब जो हमारी जो फसलें आना शुरू हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं आपको दावे से कहता हूँ कि पिछले साल के मुकाबले में हमारी 7
तो आम आदमी चीज खाता है। सबसे पहले चीनी, दाल, प्याज, टमाटर, अब जो है अब तो आटे की कीमत भी 55 रुपए पंजाब वगैरह में आ गई। अब चक्की का आपके नहीं मैं आ रहा हूँ, दालें भूल दिया। दाल ये पिछले साल से जो है 20 से 25% नीचे आ गई है। घी की कीमत जो है पिछले साल से 100% बढ़ गई है, और उसकी वजह यह है 100% बढ़ने की कि आलमी मार्केट में घी की कीमत डबल हो गई। और पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो है हमने घी की पैदावार, ये जो तेल है पाम ऑयल, उसकी पैदावार का जो है कभी सोचा ही नहीं, और अब सारा का सारा दरामद करते थे। तो ये जो तमाम चीजें हैं उससे जो है हमें बड़ा फर्क पड़ा है, और हम जो है अब कोशिश ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है इन चीजों की जो चीजें पाकिस्तान में पैदा हो रही है उससे कम से कम महंगाई लोगों तक ना पहुंचे। लेकिन मुजम्मिल साहब अगर गैस की कीमतें बढ़ेंगी, अगर बिजली की कीमतें बढ़ेंगी, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बढ़ जाएगी, उससे कीमतें तो रुक नहीं सकेंगी, फिर और बढ़ेंगी। देखिए छोटा सा आपको मिसाल देता हूँ कि जो कीमतें हैं ना, दो खाने पीने की जो चीजें हैं जो फसलों से आती हैं, जो इस तरह की, और तेल की कीमतें, जैसे अब आपने खुद देख लिया कि कल एक दिन में तेल की कीमत 13% गिर गई, ठीक है जी। और तेल की कीमत गिरेगी तो फिर ऑब्वियसली जो है जो आप बिजली बनाते हैं उसमें भी फर्क पड़ जाएगा। इसी तरीके से टमाटर हो जाए, प्याज हो जाए, ये तमाम चीजें इस तरह की है सब्जी की, ये डिमांड एंड सप्लाई से बढ़ती हैं। आप साल में एक दफा 20 रुपए किलो भी टमाटर लेते हैं और 200 रुपए किलो भी लेते हैं, ठीक है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने की ये होती है कि जो परमानेंट चीज बढ़ती है, जैसे बच्चों की फीस बढ़ती है, घरों के किराए परमानेंट बढ़ते हैं, ये चीजें जो है ये बढ़ के कभी घटती नहीं है। लेकिन खाने पीने की चीजें और ये एनर्जी से रिलेटेड चीजें, ये अप भी जाती हैं, डाउन भी जाती हैं, मुस्तहकम भी रहती हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा इस साल जो है, जो आम आदमी की खुराक में जो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, उसमें जो है नीचे की तरफ जो है आना शुरू हो गई है। चीनी अब देखें 87 रुपए एक्स मिल हो गया, लोगों को 100 रुपए मिलना शुरू हो गई है, 95 रुपए मिल रही है, 90 रुपए में हुकूमत खुद दे रही है। इसी तरीके से मैंने आपको टमाटर प्याज वगैरह 30% पिछले साल से नीचे है, दाल मूंग की पिछले साल से 30% नीचे है। तो ये चीजें से हम बैलेंस करने की कोशिश करें आवाम के बजट की। लेकिन साथ हम ये भी कहते हैं कि जो शहर में तनख्वाहदार जो है और जो कम तनख्वाह वाले लोग हैं, उनके लिए सख्त तरीन टाइम है, और उसके लिए भी हुकूमत इंशाल्लाह रास्ते निकाल रही है और कोशिश करती रहेगी कि किसी तरीके से अब हम कुव्वत खरीद को भी साथ साथ देख रहे हैं। महंगाई जहां पे हम नहीं कम कर सकते, हमारा बस नहीं चल रहा, तो हम कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन कुव्वत खरीद पे भी हम काफी काम कर रहे हैं। लेकिन मुजम्मिल साहब, कर्जों के हवाले से अगर बात की जाए, आप माजी की हुकूमत को कोसते रहते हैं कि उन्होंने इतना कर्जा चढ़ा दिया मुल्क के ऊपर। इमरान खान साहब का नैरेटिव ही ये था कि बहुत कर्जे इस मुल्क के ऊपर चढ़ाए गए, लेकिन अगर आज के कर्जों को सामने रखें तो 127 अरब डॉलर से तजावज़ का जाना, गोया पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री के कर्जे एक तरफ, पीटीआई की 3 साल हुकूमत के कर्जे एक तरफ। देखिए मलिक साहब, यहाँ पे भी थोड़ा सा वही वाली बात की ना कि हमने 127 को पकड़ लिया, हमने उसको तोड़ के नहीं देखा। देखिए पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा कर्जे पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 166% लिए थे, 6000 अरब से 16000 अरब। हमेशा जो है ना कर्जे को जीडीपी के तनासुब से देखा जाता है, आमदनी के तनासुब से देखा जाता है, उसको यूं रुपयों में नहीं गिना जाता, ठीक है। पीपल्स पार्टी के दौर में 166% बढ़े, मुस्लिम लीग नून के दौर में 87.5% बढ़े, इनके दौर में 66% बढ़े। इनको मिला किया तारीख का 74 साल का सबसे बड़ा खसारा, 100 साल का सबसे बड़ा कोरोना, और इस वक्त बदतरीन महंगाई। फिर अब अगर आप कर्जे की बात ही करें, अगर आप कहते हैं नहीं तनासुब से बात नहीं करो, वैसे तनासुब पिछले साल 107% था, शरह नमू का आपको कम होके एक साल में 93.7% हो गया। लेकिन चले आप कहते हैं, वो भी एतराज करते हैं कि नहीं ये बात भी नहीं करो। तो मैं एक और बात, 2 बातें और करना चाहूंगा आप लोगों के लिए। वो ये कि मुस्लिम लीग नूर के 5 साल के दौर में सूद अदायगी के बाद और तमाम अखराजात के सालाना 4.5 अरब डॉलर का इजाफा होता था, यानी उन्होंने 5 सालों में 22.5 अरब डॉलर कर्जा लिया। इनके पहले 3 साल जून तक की बात कर रहा हूँ, इन्होंने 9.9 अरब डॉलर औसतन 3.3 अरब डॉलर लिया। अब आ जाए IMF पे, 22 IMF के प्रोग्राम, जिसमें से जो है 9 पीपल्स पार्टी ने लिए, 4 मुस्लिम लीग नून ने लिए। इन्होंने पहला लिए, वो भी आपको पता है पहले दिन ही हमें लेना पड़ना था। खुद बोलती है माजी की हुकूमत नून बोलती है कि भाई ये पहले दिन क्यों नहीं लिया, इन्होंने इकरार करती है ना। अच्छा, अब वो भी जो है पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान की दौर का सबसे बड़ा IMF से एक दफा में कर्जा लिया, 10 अरब डॉलर 2009 में। फिर 2013 में मुस्लिम लीग नून ने 6.5 अरब डॉलर कर्जा लिया IMF से,
और हमने 6 अरब डॉलर का लिया, उसमें से भी सिर्फ 2 अरब डॉलर कर्जा लिया अभी तक वापस। फिर हमारे जो रिजर्व्स हैं, जहां पे हमें मुस्लिम लीग नून छोड़ के गई 9.8 अरब डॉलर स्टेट बैंक के, वो 17 अरब डॉलर के इस वक्त हैं, वो भी डबल है। तो ये अगर आप इशारिये को तोड़ के देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि किसने कर्जा लिया। ये तो अब वो रुपए देखिए, डॉलर उतने ही लिए हुए, रुपया पहले 105 था, 170 रुपयों में इसको बढ़ा के कि जी रुपयों में इतना हो गया। मैं यही कह रहा हूँ ना, मसला ये कि जिसको जहां पे तोड़ मरोड़ के सिर्फ दिखाना हो कि जी इनको गंदा करना है, और अपनी ये सारे मुकद्दस गायें बन गई हैं इन्होंने जो किया, और उसके बाद इनकी आज भी जो है इशारिये तमाम इन्हीं के फेवर में वो है। लेकिन क्या होता है, मीडिया 127 हो गया, 122 हो गया, देखो तो सही कि किस तरह बढ़ रहा है, किस तरह घट रहा है। लेकिन अगर डॉलर की कीमत ना बढ़ती मुजम्मल साहब, तो आपके कर्जों की जो अदायगी है उसकी शरह भी इतनी ना बढ़ती। ये तो हुकूमत ने बैठे बैठाए अपने ऊपर कर्जे चढ़ा लिए, ज्यादा कर लिए। नहीं, देखें मेरी बात सुने सर जी, अब आप ये कहें कि जी अगर आप जो है उस वक्त पहले जो है गोश्त ना खाते तो आपकी जो है ना बाईपास नहीं होता। भाई आप ये देखें कि हमें कोई शौक है डॉलर की कीमत गिराने का? वो जो इस मुल्क के माशी हालात हैं उसके हिसाब से उसको करना जरूरी है। अगर ना करते तो ये मुल्क अभी जो इस वक्त मैं और आप इस वक्त बात कर रहे हैं, शायद हमारे यहाँ बिजली ना होती, हमारे पास वसाइल ना होता, हम इधर उधर भाग रहे होते। लबनान का हालत देखिए आपने, उनके पास बिजली की कीमत के पैसे देने नहीं बचे। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस तरह की जिदे की। अभी भी 2 महीने पहले हमारा रुपया 155 रुपए था। ये हुकूमत चाहती 1.5 साल इनका रह गया था, 17-18 अरब डॉलर इनका खजाना था, आराम से गुजार लेती, जिस तरह माजी 2017-18 में हमने देखा। लेकिन हमने देखा भाई ये हल नहीं है। हमें जो है अपनी जो है माशी जिसे कहते हैं खुद मुख्तारी की तरफ काम करना पड़ेगा, और हम उसके लिए जो है बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और ये कोशिश कर रहे हैं कि जब 2023 आए तो हमें किसी को कुछ देना ना पड़े। मतलब वापस IMF प्रोग्राम में पहले दिन ये ना बोले उस हुकूमत को, या हमारी हो वो कि आप IMF प्रोग्राम चले जाए। तो हम खुद मुख्तारी की तरफ चल रहे हैं, अपनी हालात के हिसाब से चल रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि इस मुल्क के ज़खायर बढ़े, इस मुल्क की जो है पैदावारी सलाहियत बढ़े, ताकि हमें जो है जिस तरह माजी में हमारे साथ होता रहे वो ना हो। और 22 में से 19 प्रोग्राम हमने बीच रास्ते में छोड़ दिए इसी तरह, जिसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। हुकूमत आप समझते हैं कि जाने से पहले, मुद्दत खत्म होने से पहले पहले IMF से हम निकल जाएंगे? देखिए IMF का प्रोग्राम हमने पूरा करना है, और इस प्रोग्राम के बाद हमारा कोई मतलब हमारा ये अपने लिए भी, और जो आए या चाहे हम आए या जो भी आए, हमने ये एक अपने लोगों से भी वादा किया था कि वापस IMF में नहीं जाएंगे, हम अपनी खुद मुख्तारी को वापस लाएंगे। इस बीच में 2 हमारे खलल आए। एक आपने देख लिया, कोरोना 100 साल का सबसे बड़ा क्राइसिस आया, उसमें भी अल्लाह ताला की फजल से हम सुरखरू हुए बाकी दुनिया के मुकाबले में। अब जो है 30 साल की बदतरीन महंगाई चल रही है हमारे मुल्क में, उसको भी हमने जो है उसके भी 6 महीने गुजार लिए। अब जो है आलमी मार्केट में, जैसे आपने खुद भी तस्करा किया, तेल की कीमतें वगैरह ऊपर नीचे हो रही हैं, उसको जो है अब हमने देखना है, और अपने आप को जो हमने एक प्रॉमिस किया हुआ है अपने आप से सबसे पहले, वो उस पर डिलीवर करना है। रास्ते में खलल है, लेकिन हम बहुत पुरुम्मीद है कि हम बहुत बेहतरीन हालत में पाकिस्तान लेके जाएंगे जहां से हमने लिया था। मुजम्मल साहब, स्टॉक मार्केट को क्या मसला है? स्टॉक मार्केट के ऊपर एक बड़ा दबाव है, स्टॉक मार्केट मुसलसल खसारे में है। नहीं देखें, आप थोड़ा सा वो जो पिछले हफ्ते हुआ, आप उसको जो है लेकर अगर चलते रहेंगे, स्टॉक मार्केट जो है, मैं खुद क्योंकि इस मार्केट से ताल्लुक रखता हूँ, साल में 220 या 25 दिन इसमें काम होता है, जिसमें से 51 दिन जो है ना बढ़ती है, 49 दिन गिरती है, चाहे अच्छा दौर हो चाहे बुरा दौर हो, ठीक है ना। तो वो अब पिछले 3-4 दिन अगर आप उठा लेंगे तो फिर इस तरह यूरोप में भी कल जो हुआ है तो फिर वहां पे भी उठा लें ये चीजें। ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट जो है ना पिछले साल सिर्फ 1 साल में 37% बढ़ी थी। इस साल जो है वो क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ गई, और उसके बाद ये जो है IMF की चीजें, आलमी महंगाई जो मैंने आपसे बातें की, ये तमाम चीजों को देखते हुए जो है स्टॉक मार्केट जो है इस वक्त कंसोलिडेट कर रही है। अब आपको बताऊं, जब हमने अक्टूबर में IMF से मुज़ाकरात शुरू किए तो हमारी स्टॉक मार्केट थी 43,500 पॉइंट, और अक्टूबर के एंड में वो हो गई 47,000। अब वो 47,000 से वापस 44,000 44,500 में आ गई है। तो वो उसके अपने रीजंस भी हैं कुछ। एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसका स्टॉक मार्केट में बहुत वेट है, उसके जो मालिक पे USA पे जो है हरासमेंट का केस आ चुका है, सेक्सुअल हरासमेंट का, उसका शेयर जो है आधा हो गया है, और वो उसकी वजह से स्टॉक मार्केट में दबाव आ गया है।
दूसरा ये कि पाकिस्तान इमर्जिंग मार्केट से फ्रंटियर मार्केट में आगे जो इस 30 तारीख को जो है वो जो है चेंज ओवर होगा, उसकी वजह से फॉरेनर बेच रहे हैं क्योंकि आपका स्टेटस चेंज हो गया। तो बहुत सारे लोग जो है वही वाली बात के तोड़ के उसके हकाइक को नहीं देखती और जो है वो शुरू हो जाती है। अब जुम्मे वाले दिन 180 पॉइंट बढ़ी है बाजार, किसी ने उसका जिक्र नहीं किया। अब मंडे को अगर बढ़ जाएगी तो फिर भूल जाएंगे, जिस दिन कम होगी तो आना शुरू हो जाता है कि सरमायाकारों के इतने रुपए, इतने हजार, इतने 100 रुपए डूब गए। तो ये स्टॉक मार्केट का काम है, ये इसका काम है। अब जिस दिन बढ़ती भी है उसमें उस दिन भी जो है अगर 500 आइटम है तो बताते हैं कि जी 100 हिस्से बढ़े, 150 गिरे और 300 में इस्तेकाम रहा। तो और जिस दिन गिरती है उस दिन भी बहुत सारे शेयरों की कीमत बढ़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मल असलम साहब। मुजम्मल असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे, तर्जमान वजारत खजाना के। एक ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक से जब वापस आएंगे बात करेंगे एक नए वायरस की, कोरोना वायरस की, जो इस वक्त दुनिया को एक बार फिर खतरे की घंटी बजाकर उनको बता रहा है कि ये कोरोना वायरस किस हद तक ख़तरनाक हो सकता है। इस कोरोना वायरस के हवाले से बात करेंगे क्योंकि अफ्रीकी इस वेरिएंट को, जो कि ओमाइक्रॉन के नाम से सामने आया है, ये शदीद वायरस है और इसके फैलने के इम्कानात भी बहुत ज़्यादा है, बहुत जल्दी फैलता है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे मुल्क के मारूफ माहिर तिब और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में कोरोना के हवाले से एक रिसर्च करने वाले हमारे सीनियर तरीन डॉक्टर जनाब डॉक्टर जावेद अकरम साहब। उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान के लिए अब क्या SOPs को फॉलो करना पड़ेगा और जो वैक्सीन लगवाने वाले अफराद हैं जो लगवा चुके हैं, क्या वो भी इससे मुतासर हो सकते हैं और इसके बचने के लिए क्या क्या हिफाजती इंतजाम किए जा सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर जावेद अकरम। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद डॉक्टर जावेद अकरम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। ये बताइएगा कि ओमिक्रॉन जो है कोरोना वायरस की एक नई किस्म, जिसे अफ्रीकी वायरस भी कहा जा रहा है, ये कितना नुकसानदेह हो सकता है दुनिया की, किस हद तक दुनिया के लिए ये डेंजरस है और पाकिस्तान में क्या इसके फैलने के इम्कानात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह भाई। देखें, जब ये 2019 के दिसंबर में ये वायरस कोविड-19 की जो RNA वायरस है, बहुत बड़े साइज़ की ये नमूदार हुई, 2 वायरसेस मिलके एक बनी। उस वक़्त कोशिश की गई कि ये वुहान तक महदूद रहे, लेकिन नहीं रही, चाइना में फैली, फिर चाइना में कोशिश की गई वहाँ तक रहे, फिर पूरी दुनिया में फैली और पैंडेमिक कहलाई। उसके बाद इसकी तकरीबन कोई 150 वेरिएशंस और म्यूटेशंस आई और हर दफ़ा ये कोशिश की गई कि इसको महदूद किया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम नाकाम रहे, तमाम मुल्क नाकाम रहे और अल्टीमेटली ये सब जगह फैली। तो जाहिर है ये जो ओमाइक्रॉन आप कह रहे हैं, जो B11529 म्यूटेशंस और वेरिएशंस हैं इसमें, इससे ये हुआ है कि जो वायरस को एक इंसान से दूसरे को लगने की अहलियत है वो कई गुना बढ़ गई और ये साउथ अफ्रीका से शुरू हुई, लेकिन ऑलरेडी यूरोप में और साउथ ईस्ट एशिया में इसको देखा जा रहा है इस वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पाकिस्तान में केसेस रिपोर्ट नहीं हुए, लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान वल्नरेबल है और रहेगा, ख़ासकर जब हमारे टेस्ट एंड ट्रेस का सिस्टम इतना फाल नहीं है। तो अल्लाह करे कि ये मौज़ा ही होगा कि ये पाकिस्तान में नहीं आए, वरना ये बहुत ज़्यादा ख़तरा है कि पाकिस्तान में आए। और उसके लिए मेरा ख़्याल है हमें बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए, हमारे अदारों को अलर्ट रहना चाहिए और हमें इंडिविजुअली भी एज ए फ़र्द भी और एज ए फैमिली भी बहुत अलर्ट रहना चाहिए। जो एहतियातों का हम जिक्र करते रहते हैं उनको अपनी ज़िंदगी में रखें और पाबंदियों के साथ अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी दें, ना कि आपको जानों की कुर्बानी देनी पड़े। डॉक्टर साहब, SOPs जो पहले हमने तय किए, हुकूमत पाकिस्तान ने जब मुख्तलिफ इदारों में जो तय किए, क्या वही SOPs फॉलो करने पड़ेंगे या जैसे कि आपने कहा कि ये बड़ी तेज़ी से फैलता है और इसका ट्रांसफ़र जो है वायरस बहुत जल्दी होता है, तो फिर पुराने SOPs भी बदलने पड़ेंगे? देखिए मलिक साहब, सबसे पहली चीज़ ये है कि तमाम दुनिया के इंसानों को ये चाहिए कि वो फौरी तौर पे वैक्सीनेट कराएं, चाहे वो पाकिस्तान में हैं या कहीं भी हैं, क्योंकि इसका हल तो यही है, अगर हम वाकई इससे परमानेंटली छुटकारा हासिल करना चाहते हैं और कीमती ज़िंदगियों को बचाना चाहते हैं और लोगों को तकलीफ़ से बचाना चाहते हैं, तो उसका फिर हल यही है कि इसको रुखसत किया जाए और हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट की जाए।
हर्ड इम्यूनिटी एक मुल्क की हर्ड इम्यूनिटी का फायदा नहीं होगा, पूरी दुनिया में हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। अब जैसे इजराइल ने हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करने में सबसे पहल की, लेकिन अब ये जो ओमाइक्रॉन है ये वहाँ पे अभी डिटेक्ट हुआ है, और जाहिर है वो छोटा सा मुल्क है लेकिन वो भी इसको नहीं रोक सके। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा तरजीही बुनियादों पे हमको WHO को और तमाम इदारों को मिल के करना ये है कि इसको नेशनल लेवल पे एज ए पाकिस्तानी नहीं सोचना, एज एन इंसान सोचना है, और इसका दुनिया से रुखसत करेंगे तो फिर ही हम वाकया ही, वरना आपको पता है कि जब ये हमारी मुल्क में आएगा तो हमारी जो मईशत अभी भी मुश्किल से हम कुछ थोड़ा सा बेहतर होते हैं तो फिर ये मसला हो जाता है, थोड़ी सी हमारी मोर्टेलिटी कम होती है तो फिर हो जाता है। तो एहतियात तो वही हैं जो पहले भी हम कहते रहे हैं कि एक तो वैक्सीन लगवाएं, जल्द से जल्द लगवाएं और अपनी वैक्सीनेशन को मुकम्मल कराएं। लेकिन क्या डॉक्टर साहब वैक्सीन की आप बात कर रहे हैं, वैक्सीन से क्या जो वैक्सीन शुदा अफराद हैं वैक्सीनेटेड, क्या वो भी इससे इफेक्ट हो सकते हैं, और अगर होंगे तो किस हद तक हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, और कोई भी वैक्सीन अभी तक कोरोना की ऐसी नहीं आई, चाहे वो मैसेंजर RNA है या सब यूनिट है या वायरल वेक्टर वैक्सीन है, जो 100% मुवस्सर हो। लेकिन सब वैक्सीन ने अपनी जो एफिकेसी है, जो यानी कि उसका मुवस्सर होना, वो लूज किया है। जितने भी वेरिएशंस आते हैं, म्यूटेशंस आती हैं B117 के, उसमें कम एफिकेशियस हो जाती है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो वैक्सीन लगी हुई है इसमें ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिकी कंपनी जो मॉडर्ना वैक्सीन लगाई गई, वो कहते हैं कि एक बूस्टर लगाने से भी इसका मुकाबला किया जा सकेगा, इससे बचा जा सकेगा, ऐसा हो सकेगा? देखिए मलिक साहब, तमाम वैक्सीन जो भी मुहैया हो वो लगवानी चाहिए। अभी भी बहुत ऐसे लोग मौजूद हैं जो वैक्सीन को रेजिस्ट कर रहे हैं या वैक्सीन हेजिटेंसी में मुब्तला हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो भी वैक्सीन उनको फराहम हो सकती है, जहाँ भी हो सकती है, उनको लगानी चाहिए। डेफिनेटली थोड़ा बहुत एज है। मैसेंजर RNA वैक्सीन जैसे आपने मॉडर्ना का कहा, वो जो इजराइल में स्टडी हुई B117 के, और अभी भी जो म्यूटेशन इसमें जो ओमाइक्रॉन है, इसकी तो अभी 3 दिन पहले तो ये पहली दफ़ा नमूदार हुआ है। अभी इसकी कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है कि कौन सी वैक्सीन है, लेकिन पहली जो वेरिएशंस थी और म्यूटेशंस थी डेल्टा वगैरह, उनके अगेंस्ट जो मॉडर्ना डेफिनेटली वाज हैविंग सुपीरियर देन फाइजर, क्योंकि फाइजर ने एफिकेसी थोड़ी सी लूज की थी। देखें, अगर इस वायरस को हम बहुत ज़्यादा टाइम दे देंगे और इसको रुखसत दुनिया में से नहीं करेंगे तो ये ज़ाहिर है वैक्सीन गैर मुवस्सर होती जाएंगी। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ये मुवस्सर हैं, और अभी तक जो हमारा टेस्ट हैं जो हम करते हैं PCR का, वो भी काफ़ी हद तक मुवस्सर है। लेकिन इसकी 39,000 म्यूटेटिंग पोजीशन हैं, 39,000 जगहों से ये म्यूटेट कर सकती है वायरस, और अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, क्योंकि इसलिए हमें बहुत जल्द इसका किला कुमा करना पड़ेगा, हर्ड इम्यूनिटी ग्लोबली हो, हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करके। डॉक्टर साहब, अगर खुदा न खास्ता ये फैलता है तो क्या हम फिर लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं? और दूसरा, जो इस वक्त वर्ल्ड लेवल पे रिपोर्ट हो रही हैं चीज़ें, उनके मुताबिक इलामात क्या हैं? जैसे कि कोरोना वायरस जब आया उस वक्त इलामात बता दी गई डॉक्टर साहिबान की तरफ से कि ये इलामात हो सकती हैं, आपको फौरी टेस्ट करवाना चाहिए। देखें, अभी अलामात इसकी उससे पहले वालों से मिलती जुलती हैं, लेकिन ज़्यादातर इसकी गला ख़राब, खराश वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके लंग्स को इफेक्ट ज़्यादा करने की अहलियत इसकी हो गई है। क्योंकि इसकी अफिनिटी जो आपके ACE2 रिसेप्टर्स हैं जो फेफड़े में होते हैं, गले में नहीं होते, उनको जाके लगती है, और आपका इमीडिएटली आपका रेस्पिरेटरी फेलियर या आपको सांस की शदीद तकलीफ का ख़तरा ज़्यादा हो जाता है, और ये नमूनिया ज़्यादा करती है, और साथ इसमें क्लॉटिंग का जो मैकेनिज्म है आपका, उसको बहुत ज़्यादा दरम बरम कर देती है, इसलिए क्लॉट बनने शुरू हो जाते हैं। और ये कई हफ्तों और कई महीनों बाद में अगर आप रिकवर कर भी जाएं तो ये टेंडेंसी रहती है कि खुदा ना खास्ता आपको फालज हो जाए या हार्ट अटैक हो जाए, क्योंकि खून गाढ़ा रहता है। इसलिए एंटी कोएगुलेशन इसकी बहुत ज़्यादा देर हम देते रहते हैं सीरियस डिजीज़ के बाद। डॉक्टर साहब, क्या लॉकडाउन वाली बात जो मैंने आपसे की, क्या उसकी तरफ भी जाना पड़ सकता है अगर ये खुदा न खास्ता वायरस फैलता है? देखिए मलिक साहब, इस वक्त तो ज़्यादा ज़रूरी होगा कि जो भी मरीज, जो भी पैसेंजर साउथ अफ्रीका या अफ्रीकन कंट्री से आ रहा है, एक तो उसकी डायरेक्ट फ़्लाइटें बंद कर देनी चाहिए।
और दूसरा जो आ रहा है उनको क्वारंटाइन करना चाहिए, उनको डेफिनेटली जो हमने अबंडन कर दिया हुआ है पीसीआर करना या लेटरल फ्लो मीट्री से जो रैपिड टेस्ट होता है वो करना, वो ज़रूरी होगा करें। और टेस्ट एंड ट्रेस का सिस्टम दोबारा फाल करना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। दूसरा ये है कि उसके बाद अगर खुदा न खास्ता ये आ जाता है पाकिस्तान में ओमाइक्रॉन या B11529 जो वेरिएंट हैं, इसमें कोई 7 के करीब वेरिएशन हैं, कोई 8-9 म्यूटेशंस हैं, तो फिर हमें डेफिनेटली स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। और जैसे यूरोप में जा रहे हैं और बहुत सारे मुल्कों में, इवन फार ईस्ट में भी अब ये डिटेक्ट हो रहा है और वो भी इसको लॉकडाउन कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन जल्दी करना ज़्यादा बेहतर है बजाय लेट करने के जब ये फैल जाए। तो इसलिए इसका इस वक्त तो हमें फौरी तौर पे अपने बॉर्डर्स, खासकर जो एयरपोर्ट्स हैं, उनको सिक्योर करना, हाई अलर्ट पे रखना बहुत ज़रूरी होगा। डॉक्टर साहब, कोरोना के हवाले से आपने पूरी एक रिसर्च की, एक पूरी स्टडी की, जो इसमें मुब्तला हुए कोरोना वायरस में उन पे भी आपने एक बड़ी रिसर्च की, फिर ख़ास तौर पे वैक्सीन के बाद भी कुछ रिसर्च की गई। आप तजवीज़ क्या करते हैं कि अगर वैक्सीन भी लगी हो, उसके साथ साथ कौन से ऐसे इकदाम हैं खुराक के तौर पे कि जिनको इस्तेमाल करके ऐसे वायरस से बचा जा सकता हो? मलिक साहब, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल होता है जहाँ अनहेल्दी लोग बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में 50 साल की उम्र में हर दूसरे पाकिस्तानी को ब्लड प्रेशर है, उसको पता है या नहीं पता, ये एक अलग चीज़ है। और 25% आबादी को शुगर है अनफॉर्चुनेटली। तो इस किस्म की जिनको बीमारियां हैं, दमा हो गया, उनको चाहिए कि फौरी तौर पे उनको कंट्रोल रखें, हर सूरत उनको कंट्रोल रखें। अगर मोटे हैं वज़न कम करें, अगर एक्सरसाइज नहीं करते तो एक्सरसाइज करें, सब्जियों का वाफर इस्तेमाल करें। और हमारे विटामिन डी की कमी तकरीबन 90% लोगों में है। और हमारी अपनी स्टडी, विक्ट्री स्टडी, अभी पब्लिश हुई है चंद हफ्ते पहले, और उसमें शो किया कि अगर आपके विटामिन डी अगर आप लें, अगर आपकी कमी है या नहीं है, तो ये वायरस किस बहुत हद तक आपको नुकसान नहीं पहुंचाती या आपकी बॉडी को लगती नहीं। एस्प्रिन का भी यही देखा गया कि जो लोग एस्प्रिन लेते हैं उनको लो डोज एस्प्रिन 75 मिलीग्राम किसी भी फॉर्म में लेते हैं, तो उनका देखा गया कि उनको ये वायरस अगर लग भी जाए तो उनका 27% चांस कम है कि उनको वेंटिलेटर पे जाना पड़े। तो इसलिए ये सारी जो चीज़ें हैं जिनको हम गार्डियन ड्रग कहते हैं, जिन दवाइयों के नुकसानात नहीं हैं, और अपनी जो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जो आपकी बीमारियां हैं, इस वक्त सबसे ज़रूरी है कि उनको आप कंट्रोल रखें, एक्सरसाइज करें, खुराक का ख्याल रखें। अल्लाह ताला से सबसे बढ़ के दुआ अपने लिए और अपने तमाम मुसलमानों के लिए और तमाम अफराद के लिए करें, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से ये वायरस आई है और उसी ने जब कहना है ये चली जाएगी, उस 1 सेकंड लगेगा कि जब उसने कहना है हो जा तो उसने हो जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ओमाइक्रॉन एक नया वेरिएंट, एक नया वायरस कोरोना की शक्ल में, वो इस वक्त दुनिया को मुतासर कर रहा है। पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। हमें SOPs पर भी अमल दरामद करना है, वैक्सीनेशन भी पूरे मुल्क के अंदर हर फर्द को करवानी पड़ेगी। और साथ साथ जैसे डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने कहा कि हमें अपनी जो बीमारी में मुब्तला अफराद हैं उनको तवज्जो देने की ज़रूरत है। ब्लड प्रेशर को, शुगर को कंट्रोल किया जाए, वॉक की जाए, एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने की कोशिश की जाए, ताकि ऐसे वायरसेस जो दुनिया में इस वक्त फैलते चले जा रहे हैं, दुनिया को शदीद ख़तरात हैं इन वायरसेस से, उससे बचा जा सके। और पाकिस्तान के अंदर खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी सूरत पैदा होती है, स्मार्ट लॉकडाउन और एयरपोर्ट्स पर वही पुराना तरीक़ाकार जो ख़ास तौर पे चेकिंग का था, फिर क्वारंटाइन करने का था, उसको अपनाया जाए ताकि इस वायरस को पाकिस्तान आने से रोका जा सके। ये आज का प्रोग्राम था। इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।